हेलो, जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पाठशाला में। तो हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज क्वेश्चन की सीरीज लेकर चल रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम लोग पार्ट 4 की तरफ आते हैं। पार्ट 4 पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जिसमें से आप लोग इंस्टाग्राम पे एजुकेशन पाठशाला टाइप करके इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, तथा टेलीग्राम चैनल एजुकेशन पाठशाला सर्च कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं अधिगम की परिभाषा। सबसे पहले क्वेश्चंस के पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करते हैं। तो अधिगम क्या होता है? अधिगम गेट्स के अनुसार, अधिगम मतलब सीखना, उसे ही अधिगम कहते हैं। ठीक। गेट्स के अनुसार अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। मतलब जैसे कि आप लोग कोई भी कुछ भी चीज करते हो जिससे आपको अनुभव मिलता है, तथा उससे जिस वो आप गलतियां जिसमें कर रहे हो, किसी भी चीज सीखने में आप गलतियां कर रहे हो, तो उससे आप लोग सीखते हो कि हाँ, हमें ये नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करनी है, जिससे कि आपके व्यवहार में चेंजेस आते हैं, आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं, या कुछ भी आप पढ़ रहे हो उसमें से आप अच्छा करने की कोशिश करते हो। ये हमारा आ जाता है अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। ये गेट्स जी ने कहा था। फिर पाल के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार होता है। मतलब जो अधिगम है वो एक परिवर्तन है जो वातावरण में, जैसे वातावरण में आपके एटमॉस्फेयर में चेंजेस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी होता है। तो ये पाल जी ने कहा था। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखने के अंतर्गत आदतें, ज्ञान तथा व्यवहार को ग्रहण करना शामिल है। मतलब जैसे आप कुछ भी सीखते हो, तो सीखने में आप आदतें भी सीखते हो, ज्ञान का भी अर्जन करते हो, तथा व्यवहार भी आप सीखते हो। मतलब कैसा आपके लिए अच्छा व्यवहार है, बिहेवियर कैसा रखना चाहिए, दूसरों के साथ कैसा बिहेवियर रखना चाहिए, अपने फैमिली वालों के साथ कैसा बिहेवियर रखना चाहिए, या समाज में कैसा बिहेवियर रखना चाहिए, जिससे कि आप लोग एक अलग दिखो। तो अब हम लोग आ जाते हैं अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं क्या होती है? मतलब सीखने की विशेषताएं। ठीक है। सीखने की विशेषताएं। अधिगम से सृजनशीलता को बढ़ावा मिलता है। मतलब आपका एक सृजनशीलता बोले, एक आपके माइंड शार्प होता है। मतलब जब कोई भी आप चीज सीखते हो तो आप शार्पनेस की तरफ बढ़ते हो, मतलब आपका माइंड शार्प होता है। अधिगम बालक या अध्येता के जीवन के प्रत्यक्ष पक्ष को प्रभावित करता है। मतलब अध्येता जो वर्ड है ये लर्नर है, मतलब सीखने वाला। ठीक। अधिगम बालक या अध्येता के जीवन के प्रत्यक्ष पक्ष को प्रभावित करता है, मतलब डायरेक्टली ये आपको इफेक्ट करता है। कोई भी चीज आप सीखते हो उससे आपको डायरेक्ट प्रॉफिट होता है, डायरेक्ट लाभ होता है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। संसार का प्रत्येक बच्चा अधिगम करता है। अधिगम मतलब आपके ये सार्वभौमिक सभी को सीखने के लिए है, जिसमें से हर एक बच्चा सीखता है, हर एक इंसान सीखता है। अधिगम सीखना। अधिगम की प्रक्रिया एक समान नहीं होती, अर्थात किसी बालक में अधिगम तीव्र तो कुछ में धीमी से होता है। सही है। मतलब जैसे अधिगम प्रोसेस जो होते हैं, लर्निंग प्रोसेस किसी को अगर जो हम बताते हैं वो एक बार में कैप्चर कर लेता है, तथा अगर जो हम किसी को बताते हैं वो 2 से 3 बार में वही चीज़ समझ सकता है। तो ये अधिगम जो होता है, लर्निंग होता है, एक समान नहीं होता है। वो किसी के लिए शार्प होता है, किसी के लिए अच्छा होता है, किसी कोई एक बार में समझ लेता है, कोई 2 बार में समझ लेता है, कोई 3 बार में समझ लेता है, कोई इस चीज़ को बार बार समझ सकता है। ठीक। अधिगम हमेशा अग्रवर्ती होता है, अर्थात ऐसा नहीं कि बालक जो पिछले दिन सीखता है अगले दिन या अन्य दिन पूर्ण रूपेण भूल जाता है। वह थोड़ा बहुत अवश्य सीखता है और फिर वहीं से आगे बढ़ता है। मतलब अधिगम जो होता है वह अग्रवर्ती होता है। मतलब जैसे हमने आपको आज ये चीज बताई, तो आप वो चीज पूरी तो नहीं सीख पाओगे, लेकिन यह कुछ तो आप सीख लोगे। कुछ सीखने के बाद फिर नेक्स्ट डे से आप वहीं से स्टार्ट कर दोगे। तो यह अधिगम हमेशा अग्रसर की ओर, आगे की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है। और जैसे अधिगम मतलब लर्निंग लर्निंग है, जो इसमें ये पूरी तरह से आप नहीं, पूरा सब कुछ नहीं भूल सकते हो, थोड़ा बहुत भूल जाते हो। ठीक। अधिगम हमेशा स्थानांतरित होता है। मतलब अधिगम जो है ट्रांसफरेबल है। मतलब जैसे हम सीखे, हमने आपको बताया, आपने किसी और को बताया, किसी ने किसी और को बताया,
तो इसमें है शिक्षा से शिक्षार्थी की ओर, मतलब एजुकेशन से स्टूडेंट की तरफ, शिक्षार्थी से अन्य शिक्षार्थी। जैसे आप क्लासमेट्स को बताओगे, क्लासमेट आप सीखे, आपसे क्लासमेट सीखे, आप क्लासमेट से और लोग सीखे, तो ऐसे ही अन्य शिक्षा से शिक्षार्थी से अन्य शिक्षार्थी, और यही क्रम आगे तक चलता रहता है, मतलब ये कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक। अधिगम हमेशा लक्ष्योन्मुख होता है, इसमें कुछ पाने की तार्किक परिणति कार्य करती है। मतलब अधिगम जो लर्निंग होती है वो एक लर्न मतलब टारगेट सेट होता है, एक एम होता है आपका, तब आप सीखते हो, जिसमें से मतलब तार्किक परिणति कार्य करती है, इसमें तर्कपूर्ण होता है। अधिगम से सकारात्मक विकास को बल दिया जाता है। अब जब आपका है अधिगम जो है, लर्निंग से आपका पॉजिटिव फोर्स, मतलब आप एक पॉजिटिव वे में इसको सीखने पे बल दिया जाता है। अधिगम हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ सीखने के क्रम में और नीचे से ऊपर सीखने के क्रम का पालन करता है, मतलब एक लो टू हाई या हाई टू लो आपका सीखने में कार्य करता है। जैसे बेसिक टू हाई लेवल टू बेसिक, नॉर्मल, ये सारी चीजें हैं। अधिगम में बालक की समस्त इंद्रियां एवं कर्मेंद्रियां एकजुट होकर कार्य करती हैं, तभी प्रतिफल सकारात्मक होता है। मतलब अधिगम जो है, अधिगम में एक जो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट की इंद्रियां और कामेंद्रियां एक साथ मिलकर काम करती हैं, तभी आपका एक पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है। अगर जो आप एक साथ नहीं वर्क करोगे तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हम लोग देख लेते हैं अधिगम करता या शिक्षार्थी, मतलब लर्नर क्या होता है। मतलब लर्नर को एक और शब्द में अध्येता बोलते हैं। अध्येता क्या होता है, अध्ययन करने वाला, मतलब जो सीखता है उसे ही अध्येता बोलते हैं, उसे ही लर्नर बोलते हैं, ये सारे नाम से उसे बोला जाता है। अध्येता को शिक्षार्थी, विद्यार्थी या अधिगमकर्ता आदि नाम भी दिए गए हैं। अध्येता ही शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है, मतलब एक लर्नर जो होता है वो शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है। शिक्षण की प्रारंभिक प्रक्रिया में अध्येता अपरिपक्व अवस्था में होता है। मतलब जैसे आप कोई भी टीचिंग करते हो तो उसमें जो लर्नर होता है वो एक अपरिपक्व होता है, मतलब एक बिगिनर्स होता है। धीरे धीरे वो एक अच्छे लेवल में आ जाता है, परिपक्वता की तरफ बढ़ता है। किंतु धीरे धीरे वह सामाजिक एवं सांस्कृतिक गुणों के माध्यम से चारित्रिक गुणों को आत्मसात कर परिपक्वता की श्रेणी में आ जाता है। वही चीज मैंने बताई। यह परिपक्वता शिक्षण के माध्यम से आती है। अध्येता में अनुशासन की प्रवृत्ति विद्यार्थी शिक्षा के माध्यम से विकसित होती है और वह एक पूर्ण नागरिक बनने की अग्रसर होता है। सही है, ये आपका एक पॉइंट काफी अच्छा है। मतलब जैसे एक परिपक्व नागरिक होता है, एक परिपक्वता शिक्षण के माध्यम से आती है तथा अनुशासन में प्रवृत्ति विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से विकसित किया जाता है, तो और एक अच्छा नागरिक की ओर अग्रसर होता है। मतलब शिक्षार्थियों का वर्गीकरण, ये हम क्लासिफिकेशन ऑफ लर्नर्स, मतलब जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ अधिगम पहला है, इसको 4 तरीके से वर्गीकृत किया गया है। पहला, अधिगम प्रारूप के आधार पर। अधिगम प्रारूप के आधार पर अधिगम ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से शिक्षार्थी विद्या को ग्रहण करता है। मतलब एक अधिगम ऐसी प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से, जिसके मीडियम से वह शिक्षार्थी विद्या को ग्रहण करता है। इस संदर्भ में दृश्य संबंधी शिक्षण के लिए चित्र और प्रदर्शन, श्रवण संबंधी अधिगम के लिए शब्द और ध्वनि, सहज ज्ञान संबंधी अधिगम के लिए अंतर्दृष्टि और आंतरिक अनुभूति, आगमनात्मक अधिगम के लिए तथ्यों से संबंधित अवधारणा को प्रस्तुत करता है। निगमनात्मक अधिगम के लिए अवधारण से तथ्यों की ओर जाना, सक्रिय अधिगम के लिए भौतिक गतिविधियां, चिंतनशील अधिगम के लिए किस विचार विमर्श और आत्म निरीक्षण, क्रमिक अधिगम के संबंधित चरणों की श्रृंखला एवं वैश्विक स्तर पर अधिगम प्राप्त करने के लिए समग्र दृष्टिकोण का आवश्यकता पड़ती है। मतलब प्रारूप के भी एक बेसिस पे आपको, जैसे हो गया इसमें चित्र प्रदर्शन, जैसे छोटे बच्चों को हम लोग ज्यादातर एक कोई फोटो के माध्यम से सिखाने की कोशिश करते हैं, उसको सुनने की, मतलब ऑडियो क्लिप्स के माध्यम से। जो जो चीज हम लोग देखते हैं उसको इतनी जल्दी भूलते नहीं है, तो इस वजह से ये प्रोसेस ली गई है। फिर आती है श्रवण के आधार पर। श्रवण के आधार पर शिक्षार्थियों का वर्गीकरण उनकी श्रवण क्षमता के अनुसार किया जाता है।
मतलब जैसे जो है श्रवण के आधार पर, मतलब उनके सुनने की क्षमता के आधार पर किया जाता है। जैसे कुछ शिक्षार्थी बेहतर श्रवण करते हैं, कुछ श्रवण के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को समझने का प्रयत्न करते हैं। मतलब जैसे कुछ है जो सुन के अच्छा करते हैं तथा उसी के माध्यम से दूसरों व्यक्ति को समझने का कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। वैचारिकता के माध्यम के आधार पर शिक्षार्थियों को मानसिक अवस्था के आधार पर उन्हें कई श्रेणियों में बांटा गया है। मतलब जैसे उनके मन के मानसिक मानसिक अवस्था के आधार पर उनको कई श्रेणी में बांटा गया। जैसे चिंतनशील शिक्षार्थी प्रत्येक तथ्य की गहराई पर पड़ताल करते हैं तथा बिना तर्क के किसी की जानकारी या तथ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। ये आपका आ जाता है। मतलब जैसे जो चिंतन करता है, चिंतनशील विद्यार्थी होते हैं जो प्रत्येक तथ्य पर गहराई से पड़ताल करते हैं, मतलब जांच परख करने के बाद तब उस तथ्य को एक्सेप्ट करते हैं, वरना नहीं, बिना तर्क के वो जानकारी या तथ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। फिर आ जाता है फोर्थ आपका, रचनात्मक दृष्टि के आधार पर रचनात्मक शिक्षार्थी को 5E के अंतर्गत समाहित करते हुए उसका मूल्यांकन किया जाता है। अर्थात सबसे पहले शिक्षार्थी को किसी कार्य अधिगम में संलग्न मतलब एंगेज किया जाता है, उसके आधार पर उसके अवयवों को एक्सप्लोर किया जाता है। ठीक, जैसे क्या होता है कि सबसे पहले शिक्षार्थियों को उनके कार्य में या उनके लर्निंग में उनको एंगेज करने के बाद उसके बाद वही जो अवयव होते हैं उनको एक्सप्लोर कर दिया जाता है। फिर आ जाता है किशोर और वयस्क शिक्षार्थियों की विशेषताएं। मतलब जो किशोर शिक्षार्थी क्या होते हैं, मानव विकास का अध्ययन शिक्षा मनोवैज्ञानिक का महत्वपूर्ण अंग होता है। शिक्षक को बालक की अभिवृद्धि के साथ साथ उसमें होने वाले विभिन्न प्रकार के विकास तथा उसकी विशेषताओं का ज्ञान होना महत्वपूर्ण होता है। विकास की इस अवस्था में 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के बालक को किशोरावस्था की श्रेणी में रखा जाता है तथा 18 वर्ष के ऊपर व्यक्ति या बालक को वयस्क कहा जाता है, मतलब एडल्ट बोलते हैं। 12 से 18 के बीच में किशोर, ठीक। फिर उसके 18 से ऊपर या 18 से ऊपर को एडल्ट स्टूडेंट बोलते हैं, एडल्ट लर्नर्स बोल देते हैं या स्टूडेंट बोल दिया, कुछ भी। इन दो आयु वर्ग के व्यक्तियों में सोच समझ आदि की प्रवृत्तियों में भिन्नता पाई जाती है तथा अतः शिक्षण के संबंध में इनकी शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञात्मक एवं व्यक्तिगत भिन्नताएं निम्न प्रकार होती हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। अधिगम का तात्पर्य है, अधिगम का क्या तात्पर्य है, क्या है अधिगम? ठीक, अधिगम का मतलब है सीखना। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अधिगम के प्रमुख घटकों में शामिल है। अधिगम के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? अध्यापक, विद्यार्थी, विषय वस्तु, ये सभी आपके आ जाएंगे। अधिगम जीवन पर्यंत चलता है, यह कथन किस विद्वान का है? मतलब अधिगम हमेशा जीवन पर्यंत चलता रहता है, यह कथन किसने दिया? जीन पियाजे जी ने दिया था। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं, यह कथन किसका है? ये आपका गेट्स जी का है। सीखने के अंतर्गत आदतें, ज्ञान तथा व्यवहार को ग्रहण करना शामिल है, यह कथन किसका है? यह कथन आपका क्रो एंड क्रो, लास्ट में जो थर्ड वाले मैंने परिभाषा बताई थी, डेफिनेशन बताई थी, वही है। अधिगम की विशेषताओं में कौन सा एक शामिल नहीं है? अधिगम की विशेषताओं में से अधिगम से सकारात्मक विकास को बल दिया जाता है, सही है। अधिगम जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है, सही है। अधिगम से सृजनशीलता में बाधा पड़ती है, यह आपका गलत हो जाएगा। अधिगम से सृजनशीलता बढ़ती है, यह आपका 55 में सी ऑप्शन होगा। फिर हम लोग आ जाते हैं, अधिगम हमेशा किस क्रम का पालन करता है? अधिगम ऊपर से नीचे की तरफ सीखने का क्रम, सही है। नीचे से ऊपर सीखने के क्रम का, सही है। ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ए एंड बी। ठीक, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम की प्रक्रिया एक समान नहीं होती है, सही बात है। अधिगम कुछ समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, नहीं। अधिगम लाइफ टाइम। इसमें ये पूछ रहे हैं आपका, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य तो अधिगम कुछ समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, यह असत्य है, केवल सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका। अध्येयता का अर्थ है,
मतलब अध्येता, अध्येता क्या होती है? लर्नर, मतलब अध्ययन करने वाला। आपका 58 का ऑप्शन हो जाएगा ए, अध्ययन करने वाला। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अध्येता में अधिगम की इच्छा व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं से जागृत होती है। अधिगमकर्ता प्रशिक्षण या निर्देशात्मक योजना निर्माण में सहायक तत्व के समान कार्य करते हैं। अधिगम का मूल उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ये आपके तो तीनों कथन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्येता की विशेषता है? प्रशिक्षण या निर्देशात्मक योजना निर्माण में सहायक तत्व की तरह ही कार्य करते हैं। वह ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ स्मरण एवं अनुभव को संगठित व परिपक्वता करते हैं। अध्येता सदैव एवं अर्थपूर्ण लक्ष्य द्वारा निर्देशित होती है। ये आपके सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन। कितने वर्ष की आयु बालक को किशोर अवस्था की श्रेणी में रखा जाता है? 12 से 18 वर्ष। 61 का डी ऑप्शन। किशोर अवस्था में अध्येता की किसकी प्रवृत्ति होती है? स्वयं परीक्षण की, स्वयं निरीक्षण की, स्वयं विचार की, ये सभी। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें। अब हम लोग आ जाते हैं किशोर व वयस्क अध्येता में किस प्रकार की विशेषताएं होती हैं? किशोर व वयस्क शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक, ये सारी आपकी विशेषताएं पाई जाती हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा। वयस्क अध्येता धार्मिक, नैतिक, सामाजिक आदि प्रवृत्तियों को किस विशेषता के तहत परखता है? यह आपका संज्ञानात्मक। 64 का बी ऑप्शन हो जाएगा आपका संज्ञानात्मक। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अध्येता में अधिगम की इच्छा व्यक्ति एवं सामाजिक आवश्यकताओं से जागृत होती है, सही है। अध्येता में शिक्षण से केवल मानसिक विकास होता है, नहीं। अधिगम का मूल उद्देश्य व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है, सही है। अधिगम प्रशिक्षण या निर्देशात्मक योजना निर्माण में सहायक तत्व की तरह कार्य करता है, सही है। इसमें आपका असत्य कथन ढूंढना था, ये आपका बी असत्य हो जाएगा। निम्न में से कौन सी किशोर अध्येता की विशेषता है? स्वयं परीक्षण करना, निरीक्षण करना, तर्क वितर्क करने की प्रवृत्ति का विकास होना, उपरोक्त सभी। यह आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन वयस्क अध्येता के विशेषता से संबंधित है? शैक्षिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, ये डी ऑप्शन आपके तीनों हैं। अब हम लोग आ जाते हैं 68 में। वयस्क अध्येता तथा किशोर अध्येता की व्यक्तिगत विभिन्नता में निहित होते हैं। कार्य में दृढ़ता, कर्मनिष्ठा, ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे और 68 में। फिर हम लोग आ जाते हैं 69। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वयस्क शिक्षार्थी के संदर्भ में, वयस्क शिक्षार्थी से मस्तिष्क का विकास पूर्ण होता है। वयस्क शिक्षार्थी भावनात्मक रूप से सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। वयस्क शिक्षार्थी में उत्तरदायित्व की भावना के विकास का भाव पाया जाता है। ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें सी ऑप्शन सही नहीं है। निम्नलिखित में से किन आधारों पर शिक्षार्थियों का वर्गीकरण किया जाता है? अधिगम प्रारूप के आधार पर, वैचारिकता के आधार पर, दोनों क्या, अधिगम प्रारूप के आधार पर और वैचारिकता दोनों के आधार पर इसका शिक्षार्थियों का वर्गीकरण किया जाता है। फिर 71 में शिक्षार्थियों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? शिक्षार्थियों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। थैंक यू दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें तथा इसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, उससे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।